Hello, dear financial experts. A very good morning to all of you. Welcome back to this channel. As you all know, myself CA रौनक अग्रवाल और हम यहाँ पे पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़. नाउ आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में अपन क्या पढ़ेंगे? पहले तो अपन इंट्रोडक्शन के बारे में अपन देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है. उसके बाद फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अपन सीखने वाले हैं. तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए. आपको इस टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे और वीडियो एंड तक देखेंगे आप. देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. तो जैसा कि अपन जानते हैं कि इससे पहले जो भी सीरीज़ में वीडियो आ रहे थे वो चैप्टर 9 फाइनेंशियल चैप्टर 9 जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आ रहे थे. अब वो चैप्टर ख़त्म हो गया तो अभी फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो अभी आज से सीरीज़ शुरू होंगे. और आई होप कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा. अब अपन फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये वीडियो किसके लिए रेलिवेंट है. ये वीडियो जो रेलिवेंट है 12th कॉमर्स CBSE वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो ये जो वीडियो है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है. इसके अलावा और भी कोई फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और भी कोई स्टूडेंट हैं तो वो भी देख के सीख सकते हैं. ठीक है ना. तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसका सीरीज़ अभी चालू होगा, तो बने रहेंगे आप इस चैनल में. स्टे ट्यून. तो अब फाइनेंशियल मार्केट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं. जैसा कि अपन जानते हैं मार्केट का मतलब तो पता है. अपन देखें मार्केट में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है. ठीक है. एक मार्केट का पिक्चर आपके लिए लेके आया हूँ मैं, ये देख लीजिए. तो मार्केट का पिक्चर आपके सामने है. आप देख पाते हैं कि मार्केट में क्या होता है. जो वेंडर्स होते हैं, ये देखिए, ये सब वेंडर्स हैं. वेंडर्स मतलब जो सेलर हैं, जो सेलर होते हैं वो अपना अपना प्रोडक्ट लेके आए होते हैं. ठीक है. और जो बायर्स होते हैं वो फिर उनको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है, यहाँ पे जैसे एप्पल रखे हुए हैं. ठीक है. और यहाँ पे अदर फ्रूट्स हैं, यहाँ पे बनाना है, और यहाँ पे मौसम्बी है. तो इस टाइप का जो भी फ्रूट्स है यहाँ पे रखा हुआ है. यहाँ पे कुछ लीव्स वगैरह हैं, है ना. और तो ये सारे जो वेंडर्स हैं उनके पास जो प्रोडक्ट है वो लेकर के आए हैं, और जो बायर्स हैं उनको लगता है कि जो उनका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो उनसे परचेज करेंगे वेंडर से. तो नॉर्मल मार्केट में इसी टाइप का होता है. फ्रूट्स मार्केट में ये है. लाइक वाइज वेजिटेबल मार्केट भी होता है. इसके अलावा और भी मार्केट होता है. देखिए आप यहाँ पे लोगों की कितनी भीड़ है. ठीक है. हर कोई अपना अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है. ये आंटी को देखो, उधर उनका ध्यान है. ये दीदी को देखो, इधर है. और ये आंटी देखो अपने ही काम में व्यस्त है. ये इधर, इनको देखो, ये उधर उनसे डील कर रहे हैं. ये कस्टमर है, ये वेंडर है. तो हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त होता है. आप देखे होंगे, आप भी कहीं कभी ना कभी तो गए ही होंगे अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट, तो आपने देखा होगा ये नज़ारा. मैं तो जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा था. तो जस्ट लाइक नॉर्मल मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होता है. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. यहाँ पे देखो, बायर्स भी बहुत सारे हैं, सेलर्स भी बहुत सारे हैं. ये सारे सेलर्स है, ये लाइन जो है ये सारा बायर्स लोगों का लाइन है. तो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. ठीक है. प्रोडक्ट होता है जो कि सेल होता है, और प्राइस भी डिसाइड होता है. अब जैसे कि आप बाय करने गए एप्पल, सामने वाले ने बोला कि 120 का है एप्पल भाई. अब आपको लगा कि 120 जेन्यून है, तो ठीक है, आप पे करके ले लेंगे. लेकिन आपको लगता है कि यहाँ तो ये अंकल 120 बोलते हैं, इधर में ये अंकल उसी एप्पल का रेट 80 रुपीज़ बोलते हैं. तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं कि आप 120 कैसे बोल रहे हैं सेम एप्पल का. अगर सेम है तो प्राइस डिस्काउंट करिए, तो फिर इनको मंजूर होगा तो कर देंगे डिस्काउंट. फिर इसी हिसाब से आप लोगों का नेगोशिएशन होगा, दोनों फाइनल करेंगे प्राइस, और फिर आप प्रोडक्ट लेंगे, आपको पसंद आएगा तो, और फिर प्राइस पे करेंगे. यही होता है ना. तो सिमिलरली, एकदम सिमिलर है, इसके जैसा पूरा बिल्कुल सेम है फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है. ये पिक्चर मैं आपको दिखाने का कारण ये था कि आपको मार्केट का आइडिया, जो आपके मार्केट का जो नॉलेज आपके दिमाग में, वो उसको रिफ़्रेश करना. अभी आपके दिमाग में ये आ गया. ठीक है. प्रोडक्ट है, बायर्स हैं, यहाँ ये सेलर्स हैं. ठीक इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. क्लियर. मैं अब आ जाता हूँ फाइनेंशियल मार्केट में. तो फाइनेंशियल मार्केट
होता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन, ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन, इंट्रोडक्शन वाला। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, एक मिनट मेरे को दे दीजिए। फाइनेंशियल मार्केट में भी फाइनेंस का लेना देना होता है, जस्ट लाइक नॉर्मल मार्केट में। यहाँ पे देखेंगे आप राइट मोस्ट साइड में, ये नॉर्मल मार्केट में प्रोडक्ट का लेना देना होता था, फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ लेना देना चलता है। ठीक है, लेकिन लेगा कौन और देगा कौन, देगा वही जिसके पास सरप्लस है। ये देखो सरप्लस है ना, पैसों के ऊपर खड़ा हुआ है ना, सरप्लस है इसका मतलब इसके पास, तो ये सरप्लस है तो ये देगा। और लेगा कौन, जिसके पास डेफिसिट है। ठीक है, तो नॉर्मल मार्केट में क्या है, जो सेलर होता है वही सेल करता है, और जो बायर है जिसको रिक्वायर्ड है वो बाय करता है। लाइकवाइज सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट में भी वही होता है, बस ये प्रोडक्ट की जगह में फाइनेंस होता है, यानी कि पैसे होते हैं। क्लियर। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट में, अब आप बोलेंगे कि सर ये कौन सा बिल्डिंग है, ये तो हम पहचानते नहीं। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट टाइप का होता है, जैसे ये मार्केट यार्ड है उसी टाइप से स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट होता है, जहाँ पे स्टॉक खरीदा जाता है। स्टॉक मतलब शेयर, शेयर। ठीक है, ये शेयर्स का मार्केट है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि शेयर का मतलब क्या है। शेयर का मतलब मैं समझता हूँ कि आप शेयर का मतलब तो जानते ही होंगे, आप 12th कॉमर्स के बच्चे हैं, 11th कॉमर्स के नहीं हैं। ठीक है, तो और वैसे भी अपन कंपनी अकाउंट्स में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इशू ऑफ शेयर वाला जो चैप्टर होता है उसमें शेयर के बारे में जानते हैं। कंपनी का एक छोटा हिस्सा होता है शेयर, तो वो शेयर जो होता है वो ट्रेड कैसे होता है। अब जैसे मान लो फ्रूट है, तो फ्रूट को ट्रेड करने के लिए मार्केट में लेके जाना पड़ता है ना। लाइकवाइज यहाँ पे शेयर को ट्रेडिंग करने के लिए, उसको खरीदी बिक्री करने के लिए उसको एक मार्केट में लेके जाना पड़ता है। तो जस्ट लाइक दिस इज़ द फ्रूट मार्केट, दिस इज़ द शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर का एक मंडी है समझ लो। ठीक है, तो और यहाँ पे शेयर खरीदी बिक्री किए जाते हैं। ये कौन है, इन्वेस्टर जिसके पास सरप्लस पैसे हैं। ये क्या है, ये है आपका स्टेट बैंक। ठीक है, बैंक है ये, हाँ ये है बैंक। ठीक है, तो अब होता क्या है, मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म ये होता है, जिसके पास सरप्लस पैसा है वो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर सकता है, या तो शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर बैंक में कर सकता है। ये बंदा कौन है, ये है इन्वेस्टर। ये कौन है, इन्वेस्टर। इसके पास क्या है, सरप्लस है। ठीक है, इन्वेस्टर के पास क्या है, सरप्लस, सरप्लस पैसे हैं, surplus money. Investor he is having surplus money. ठीक है, now what the investor will do, if he or she has a surplus money, then he will either invest in a bank or in a शेयर मार्केट। दोनों में से कोई ना कोई जगह में तो वो इन्वेस्ट करेगा। तीसरा जगह कौन सा हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है। लेकिन अपन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दो इंस्टीट्यूशन फाइनेंस से जुड़े हैं, इसीलिए अपन इन दोनों का ही नाम लिए, क्योंकि इन्वेस्टर के पास पैसे हैं और वो फाइनेंस का फॉर्म, जो फाइनेंस है इसके पास एक हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करेगा। अब आप पूछेंगे कि क्यों इन्वेस्ट करेगा, तो मैं बोलूँगा कि अब इसको, इसके पैसे घर में रखे हुए होंगे तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। सपोज मान लीजिए इसके पास ये हैं 1 CR, 1 करोड़ रुपए हैं और ये उसके ऊपर खड़ा है। अगर ये 1 करोड़ रुपए को ये इन्वेस्टर अगर घर में रखेगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, वो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इसी पैसे को बैंक में इन्वेस्ट कर देता है कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख करके, तो वो जो 1 करोड़ हैं वो बैंक से ग्रो होने लग जाएंगे। बैंक के कारण वो पैसे ग्रो होंगे। ग्रो कैसे होंगे, सपोज मान लीजिए ये 1 करोड़ 1 लाख बन गए 1 साल के बाद। कब हुआ, जब इन्वेस्टर बैंक में इन्वेस्ट करके रखा पैसे को किस कुछ दिनों के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए।
अब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो इन्वेस्टर खुद डिसाइड करेगा कि उसको कितने दिन के लिए वो पैसे रखने हैं। उसके पास जितने दिन तक सरप्लस हैं वो रखेगा, इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्ट करने के बाद वो उसको उसमें उसको ग्रोथ मिलेगा। 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया था, लेकिन बैंक वाला एट द एंड ऑफ 1 ईयर से एग्जांपल के लिए मान लीजिए 1 साल के बाद उसको 1 करोड़ 1 लाख रुपए देता है। अब ये 1 करोड़ में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गया उसको फ्री में। क्यों मिला? क्योंकि वो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था बैंक में कुछ सर्टन टाइम पीरियड के लिए। तो अपन ये देखें कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास सरप्लस मनी होता है और वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लाइक वह शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं। शेयर में क्या होता है, रिस्क और रिटर्न दोनों ही ज़्यादा होता है। ऐसे अपन पढ़े 11th क्लास में कि रिस्क और रिटर्न दोनों एक साथ चलते हैं। जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 1 करोड़ रुपये ये शेयर में इन्वेस्ट करे तो इस 1 करोड़ के बदले इसको 2 टाइम्स प्रॉफिट मिले, यानी कि इसके 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ बन जाएं। आप बोलेंगे कि सर ऐसा हो सकता है क्या? यस, बिल्कुल हो सकता है। और ये बहुत शॉर्ट टाइम में भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ ना बने बल्कि 50 लाख हो जाए। सो देयर इज़ ए रिस्क कि इसके पैसे बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो ये कैसा होता है, शेयर मार्केट में ऐसा होता है। और शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट अपन करते हैं, जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है वो दैट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि जो मार्केट का जो स्थिति होगा उसी के हिसाब से शेयर का भाव ऊपर नीचे होता है। क्यों होता है? वो डिमांड सप्लाई का आप लॉ पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लाइक वाइज लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे भी हुआ था ना। एक मिनट, ये देखिए, ये जो एप्पल मार्केट था, यहाँ पे फ्रूट मार्केट था, अपन देखे थे। यहाँ पे अभी मान लीजिए ज़्यादा फ्रूट दिखाई दे रहा है तो और बायर कम है तो फ्रूट का जो प्राइस है वो कम होगा। लेकिन इसी जगह एप्पल का स्कैरसिटी हो जाए यहाँ पे और बायर ज़्यादा आ जाए डिमांडिंग एप्पल, तो एप्पल का प्राइस बढ़ता है ना। समझे? पता है, ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तो नॉर्मल सा चीज़ें आपको आता ही होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो वही सेम चीज़ होता है शेयर्स के साथ भी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये भाई साहब जो हैं इन्वेस्ट किए हैं शेयर मार्केट में, तो ये उनका पैसा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो इन्वेस्टर हैं, इनका नाम रख देते हैं चलो सुखी राम। आप बोलेंगे क्या? सुखी राम, सुखी राम, ठीक है। राम से याद आया कि आज राम जन्मभूमि में आज राम जन्मभूमि भूमि जो है अयोध्या नगरी में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम है। तो आज का डेट है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज का डेट है 5 अगस्त 2020। तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक अपने लिए बहुत गर्व की बात है। और अपने तो जानते हैं कि भगवान श्री राम का जीवन कैसा रहा और वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और तभी अपन उनको भगवान मानते हैं और उनके जीवनी के बारे में अपन सब जानते हैं, रामायण में लिखा हुआ है। और ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व वाली बात है कि कई कई सालों से अयोध्या में एक डिस्प्यूट चल रहा था कि वहाँ पे वो राम जन्मभूमि बने या ना बने। तो वो चीज़ का फैसला हुआ और आज यानी कि 5 अगस्त 2020 को वो फाइनली वहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम होने वाला है। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और गुड न्यूज़ भी है। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं सुखी राम। तो सुखी राम एज द नेम सजेस्ट, सुखी है ये इंसान। सुखी हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके पास सरप्लस मनी है। अब बात यहाँ तक आया था कि सुखी राम के पास ज़्यादा पैसा है, 1 करोड़ रुपया है, तो वो बैंक में इन्वेस्ट करेगा या तो शेयर में इन्वेस्ट करेगा। शेयर में जो होता है वो रिस्क होता है, उसका शेयर का प्राइस डिमांड सप्लाई के हिसाब से चेंज होता रहता है। बैंक में कोई रिस्क नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहता है, लेकिन इसमें रिटर्न जो होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न
कम बेसी कुछ भी हो सकता है। नाउ आगे का कहानी देखिए। अब ऐसे भी लोग हैं जिनको कि पैसे की सख्त ज़रूरत है। ये है मिस्टर दुखी राम। एज द नेम सजेस्ट, इंसान बेचारा दुखी है। देख लो, आंख से आंसू बह रहे हैं इसके। क्यों? बेचारा कर्ज में डूबा हुआ है। और अब करे भी क्या? आप बोलेंगे ये डॉट डॉट क्या है? ये आंसू बनाने का कोशिश किया हूँ बट मुझे ज़्यादा आ नहीं रहा है। समझ लीजिए कि ये आंसू हैं। और अब ये दुखी राम करेंगे क्या? इनके पास पैसे नहीं हैं, तो ये करेंगे क्या? ये पैसे लेंगे। कहाँ से लेंगे? या तो बैंक से लेंगे या तो शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट से इनडायरेक्ट फॉर्म में वो पैसे लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके ये किस्सा चलता है और इसको हम बोलते हैं डेफिसिट यूनिट। डेफिसिट यूनिट। जितने भी बिजनेस हाउसेस होते हैं अपन उनको डेफिसिट यूनिट मानते हैं, दुखी राम मानते हैं, क्योंकि बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं होता है और उनको कहीं ना कहीं लोन लेना पड़ता है, डेप्थ लेना पड़ता है बैंक से और उसके बदले इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। देखो, ये लोन का जो वजन है इनको उठाना पड़ता है, तभी इंसान बेचारा झुक गया है लोन के वजन से। और इसी तरीके का किस्सा चलता है, क्योंकि सुखीराम जो है इनके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। अब बैंक इनको रिटर्न किस फॉर्म में देता है? जो पैसा ज़्यादा देता है वो बैंक क्या करता है, ये दुखीराम जैसे लोगों को दे देता है लोन में। अब दुखीराम से जो इंटरेस्ट आता है थोड़ा सा खुद रखता है, थोड़ा सा ये इनको दे देता है। तो इस टाइप से ये कारोबार चलता है। उसी टाइप से शेयर से भी वो पैसे उठा सकते हैं। अब जैसे डिवेंचर है, डिवेंचर इशू करके उठा सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब वो है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट से वो पैसे उठा सकते हैं। तो इस टाइप का सिचुएशन होता है और इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी। इनके पास सरप्लस है तो इससे ट्रांसफ़र होता है। और किसको ट्रांसफ़र होता है? दोज हु हैव, दोज हु रिक्वायर्ड मनी, दोज हु नीड ऑफ मनी, उनके पास ट्रांसफ़र होता है। पैसा इनसे आके इनके पास ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड एज सरप्लस यूनिट। इनको सरप्लस यूनिट बोला गया है। सुखीराम इज अ सरप्लस यूनिट। एंड बिजनेस एंटरप्राइज आर कॉल्ड डेफिसिट यूनिट। ठीक है, UNIT होगा। ठीक है, तो जो ये बिजनेस हाउसेस हैं दैट आर कॉल्ड डेफिसिट यूनिट एंड द इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड सरप्लस यूनिट। सो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन investor and whom? Those who required money. ठीक है। So financial market transfer money supply from surplus unit to deficit unit. Financial market act as a link between surplus and deficit unit and bring together the borrowers and lender. तो ये होंगे borrower, देखो रेड रेड सब कुछ है, और ये है lender। ठीक है, तो फाइनेंशियल, इन दोनों के बीच में आता कौन है? लिंक कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में आते कौन है? बैंक आते हैं और स्टॉक मार्केट आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसी टाइप का रिलेटेड हम सब चीज़ पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और किस तरीके से पैसा लिया जा सकता है। तो मैं अब इस चैप्टर में आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट मानूंगा। और जैसे अपन चैप्टर 9 में मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजर्स बोलता था, अभी यहाँ पे मैं आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोलूँगा, क्योंकि कल को आप कंपनी में जाएंगे, आप फ्यूचर में कंपनी में जाएंगे तो आप कंपनी को एडवाइस करेंगे कि किस किस फॉर्म से पैसा लेना चाहिए, क्या क्या पैसा लेने के क्या क्या तरीके हैं, अगर कंपनी के पास सरप्लस पैसे हैं तो वो कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये सारा जो नॉलेज है आप कंपनी को बताएंगे। सो आई विल टेल यू एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, यू आर माई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। तो इसके बाद जो अपन अभी पढ़ेंगे वो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये सारा जो बैकग्राउंड है आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको आपको भूलना नहीं है जो मैं बताया था। और ये बैकग्राउंड जो नॉर्मल मार्केट का होता है, जो अपन वेजिटेबल मार्केट या फ्रूट मार्केट का होता है, वो सारा चीज़ भी आप
ध्यान में रखते हुए अपन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है? CMPL। ठीक है, CMPL का मतलब है कि CMPL में पॉइंट छुपा हुआ है। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। CMPL मतलब C फॉर सम पॉइंट, M फॉर मोबिलाइजेशन, P फॉर प्राइस डिस्कवरी, L फॉर लिक्विडिटी। एक बार फिर से, C फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिड्यूस्ड, M फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, P फॉर प्राइस डिस्कवरी, L फॉर लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बहुत ईजी है। अपन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मतलब ये फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है, क्यों ये फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या काम वो करके दिखाता है। फर्स्ट पॉइंट इज C फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिड्यूस्ड। मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिड्यूस्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में इंफॉर्मेशन सबको सब कुछ पता रहता है। इंफॉर्मेशन जानने के लिए पैसे खर्चे नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब investors and companies do not have to spend much on getting this information because information is readily available in financial market. ठीक है, financial market provide complete information regarding price, availability and cost of various financial securities. तो जस्ट लाइक यहाँ नॉर्मल मार्केट में हर इंफॉर्मेशन होता है कि एप्पल कितना रुपए किलो है, पोटैटो कितने रुपए किलो है, ठीक है, मैंगो कितना रुपए किलो है। उसी टाइप से फाइनेंशियल मार्केट में हर स्टॉक से, ये है आपका फाइनेंशियल मार्केट, इसमें हर स्टॉक का इन्फॉर्मेशन होता है और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए पैसे खर्चे करने नहीं पड़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिड्यूस्ड। C फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिड्यूस्ड। M फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब आपका सेविंग का मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो एज वी ऑल नो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। ठीक है, लेंडर एंड बोरोवर भी बोल सकते हो। ये है लेंडर और ये है बोरोवर। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो लिंक प्रोवाइड करता है। अब लिंक प्रोवाइड करने के कारण जो ये इन्वेस्टर्स हैं, इनका जो सेविंग्स है उसको वो प्रॉपर यूटिलाइज करके और उनको प्रॉपर रिटर्न कमा करके वापस करता है। कौन? फाइनेंशियल मार्केट। सो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हैपन। क्योंकि मान लीजिए ये सुखीराम के पास भले 1 करोड़ रुपए होते, लेकिन ये दोनों मार्केट नहीं होते। ठीक है, ये दोनों मार्केट नहीं होते, ये दोनों मार्केट नहीं होते। तो इसके 1 करोड़ रुपए कुछ काम आते क्या? नहीं आते, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट ही नहीं है तो कैसे काम होगा। तो इसका 1 करोड़ रुपए ऐसे ही वेस्ट हो जाता, घर में रखे रखे, बढ़ता नहीं। तो बढ़ता नहीं तो एक मोबिलाइजेशन नहीं होता। अब क्या है, इसका जो पैसा है वो बैंक में गया, बैंक वाले ने इसको इन्वेस्ट लोन में किया। अब लोन से जो रिटर्न आया, इंटरेस्ट बैंक को दिया लोन वाले ने, मतलब बोरोवर ने जो इंटरेस्ट लोन बैंक को दिया, बैंक वही इंटरेस्ट इसको दिया। तो एक मोबिलाइजेशन हुआ ना सेविंग्स का। तो वही चीज़ बोला गया है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होता है। क्लियर है ये चीज़? तो पहला है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिड्यूस, M फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, P फॉर प्राइस डिस्कवरी। याद कीजिए, ये मार्केट में डिमांड सप्लाई का खेल चलता है। यहाँ पे ये वाले मार्केट में पोटैटो, एप्पल, ओनियन वाले मार्केट में डिमांड सप्लाई का रेट चलता है और डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिस्कवर होता है। तो इसीलिए प्राइस डिस्कवरी बोला जाता है। प्राइस डिस्कवरी मतलब कोई चीज़ का शॉर्टेज है तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। लाइकवाइज कोई चीज़ एक्सेस है मार्केट में तो उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है। लाइकवाइज वैसा ही यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का प्राइस बढ़ता है या फिर घटता है। तो प्राइस इज डिस्कवर्ड, प्राइस ऑटोमेटिकली डिस्कवर्ड हो जाता है। जो प्रॉपर प्राइस है वो चीज़ सामने आ जाता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का थर्ड फंक्शन था। एंड द लास्ट वन इज लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स मतलब जब चाहे आपके पास जो एसेट है उसको आप बेच करके पैसा ला सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पैसे, आपके पास लिक्विड मनी होना। लिक्विड मनी यानी इन द फॉर्म ऑफ कैश हो या फिर कैश एट बैंक हो, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपनी का शेयर है, 1 शेयर, उसका वैल्यू है
आज के डेट में मार्केट वैल्यू 3,000 रुपये एक शेयर का वैल्यू है, ठीक है। एक शेयर है उसका वैल्यू 3,000 रुपये। अब आप आपके पास 3,000 रुपये का शेयर है, तो आपके पास क्या लिक्विड कैश है? क्या लिक्विड कैश तो नहीं है, बट आपने आपने सोचा कि चलो मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो 1 शेयर आपने क्या किया, सोल्ड किया, ठीक है। जब आप सेल किए उसका प्राइस हो गया 3,500, तो आपको 3,500 रुपीज़ मिल जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सो व्हाट हैपेंड इन दिस सिचुएशन, लिक्विडिटी एक मिला आपको। आपने जब चाहा आपने शेयर को सेल कर दिया, और शेयर करते ही पैसे आपके पास में आ गए, आपके बैंक अकाउंट में आ गए, तो आपको एक लिक्विडिटी मिला। और लिक्विडिटी क्यों मिला? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट कर रहा था। अब ये एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये फाइनेंशियल मार्केट में आपने शेयर को सेल किया और आपके पास पैसे आ गए। जस्ट लाइक ये मार्केट में इनके पास एप्पल है, ये भाई साहब के पास एप्पल है, लेकिन इनको पैसे चाहिए, तो ये एप्पल को सेल कर देंगे। प्रॉपर बायर को देख करके प्राइस वाइज नेगोशिएट कर करके सेल कर देंगे, तो इनके पास पैसे आएंगे ना। उसी टाइप से फाइनेंशियल मार्केट का काम भी यही है कि आपके पास जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप शेयर मार्केट में आप ले जाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट में ले जाएंगे और सेल करके आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं। सो दिस वाज द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो कि बहुत छोटा सा है, 4 पॉइंट है। CM PL C फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिड्यूस्ड, M फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, P फॉर प्राइस डिस्कवरी एंड L फॉर लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। एक बार फिर से, C फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिड्यूस्ड, क्योंकि सबके पास सब इन्फॉर्मेशन होता है। M फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मतलब आपका जो सेविंग्स है वो प्रॉपर जगह इन्वेस्ट हो जाता है और आपको प्रॉपर प्लेस में प्रॉपर टाइम में रिटर्न मिल जाता है। P फॉर प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवर होता है और ऑटोमेटिकली जो सही प्राइस होता है वो डिस्कवर हो जाता है, सामने आ जाता है। L फॉर लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट मीन्स आपके आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको आप जब चाहें सेल कर सकते हैं और पैसा पा सकते हैं। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन दिस वाज द डिस्कशन रिगार्डिंग functions of financial market, and in today's class we have completed financial market introduction part and functions of financial market. I hope you all understood the topic of financial market and आपको अच्छा भी लगा होगा. So thank you for watching this video. Have a good day. Bye bye.